हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का दूसरा वीडियो लेके आए हैं। तो पहले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है और इसकी जो विधियां हैं उस विधियों को अपन आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी का श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों यारों को शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सके। चलो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्राकृतिक कायिक जनन। ये जो प्राकृतिक कायिक जनन है यह अलैंगिक जनन का भाग है। अलैंगिक जनन का प्रकार है। अलैंगिक जनन के अपन दो प्रकार पढ़े थे। एक पढ़ा था प्राकृतिक कायिक जनन या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा पढ़ा था अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता ये चीज अपन ने पढ़ ली थी और ये अपन आज पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक कायिक जनन के अंदर किस किस के द्वारा होता है ये भी अपन ने डिस्कस किया था। तनों द्वारा अपन ने देखा था, जड़ द्वारा देखा था, पत्तियों द्वारा देखा था और जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन, ये चीजें अपन ने पहले देखी थी। अब इसकी क्या क्या उदाहरण है वो आपको याद रखते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। इसके अंदर सबसे पहले प्रकंद आएगा। प्रकंद का उदाहरण अदरक है। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि इस यूनिट में से आपके 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप इसके उदाहरण को कंठस्थ करने की कोशिश करें। सबसे पहले प्रकंद का उदाहरण क्या है? अदरक। अब प्रश्न आता है निम्न में से तना है, वह उदाहरण मिलेगा आपको अदरक, शकरकंद, बेहनिया, रामबास। तो क्या हो जाएगा? अदरक। आपको ध्यान रखना है अदरक एक तना है और तने का कौन सा प्रकार है? तो प्रकंद है। अब मैं आपको बता देता हूँ कंद किसे कहते हैं। कंद का मतलब ये है कि पौधे का वह भाग जिसके अंदर जड़ हो सकती है, तना हो सकता है। जड़ व तना जो भोजन के जमा होने से फूल जाता है, जैसे आलू फूल जाता है और शकरकंद फूल जाता है, प्याज फूल जाता है, भोजन के जमा होने से फूल जाता है, कंद कहलाता है। और कंद की अलग अलग संरचनाएं होती है, कोई ज्यादा फूला होता है, कोई बीच में से फूला होता है, कोई किनारों से फूला होता है, कोई बिल्कुल गोल होता है। तो उसके आधार पर अलग अलग प्रकार है। तो सबसे पहले प्रकंद हो गया, अदरक, कंद, आलू में क्या है? तना है। आलू आपने देखा है, आलू, और आलू के ऊपर बरसात के मौसम के क्या बनती है? आंखें बनती है, आइज बनती है, आंखें। और इस आइज से नए पादप का आप निर्माण कर सकते हो, मतलब इस तने से नए पादप का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक कायिक जनन। फिर शकरकंद के अंदर आएगा लहसुन और इसके अंदर आ सकता है प्याज। आपकी किताब के अंदर है नहीं तो याद नहीं रखना है, लहसुन याद रखना है। फिर गनगन के अंदर अभी आएगा उपरी गुस्तारी, घास आएगा। उपरी गुस्तारी का मतलब क्या हो जाएगा? ये आपके जमीन है, जमीन में से ये घास का तना निकला और ये आगे जाकर जमीन के अंदर चला गया और यहाँ से नई जड़ें निकल गई। अब इसको काट कर आप जमीन में ये इसको यहाँ से काट लोगे तो यहाँ से वापस नया पादप बन जाएगा। तो ये आपके है उपरी गुस्तारी घास, अंत गुस्तारी पुदीना और लास्ट है गुस्तारी स्ट्रॉबेरी। ये उदाहरण ऐसे कैसे आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आता है। और ये प्रश्न तो कंपटीशन के लिए खूब पूछे जाते हैं। निम्न में से तना है और तने कौन कौन से? तो अदरक, आलू, लहसुन, प्याज, अरबी, घास, पुदीना और स्ट्रॉबेरी, ये सभी तने हैं। इसमें से यदि पूछे निम्न में से तना नहीं है तो जो जड़ होगी वो तना नहीं होगा। ऐसे करके आपको याद रखना है। फिर जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। कुछ काष्ठीय पादप हैं। कैसे पादप? कुछ काष्ठीय पादप, सभी काष्ठीय पादप नहीं। अब काष्ठीय पादप किसे कहोगे? काष्ठीय पादप का मतलब ये होता है कि जिससे लकड़ी प्राप्त होती है, जिसके अंदर प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। जिसके अंदर लकड़ी उसी से प्राप्त होती है जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या है इसका पूरा अपनी 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर था, उसको अपन ने देखा था। तो कुछ काष्ठीय पादपों में की जड़ें पर्रों को उत्पन्न करती है। जड़ें किसको उत्पन्न करती है? पर्रों। अब पर्रों क्या है इसका उत्तर आपको मेरे को कमेंट में देना है। प्रश्न लिख देना पर्रों क्या है, इसका उत्तर आपको कमेंट के अंदर देना है। तो कुछ काष्ठीय पौधों की जड़ें पर्रों को उत्पन्न करती है जो नए पादप पौधे के रूप में वृद्धि करता है। उदाहरण के लिए नीम, शीशम और चमेली, ये 3 उदाहरण आप जड़ के अंदर याद रखना। फिर कुछ कंदीय मूल
ठीक है, जिस प्रकार से कंदीय तना था, ये कंद तना था, उसी प्रकार से कंदीय मूल के अंदर शकरकंद आएगा, डेहनी आएगा और एस्पेरेगस, ये सभी क्या है, कंदीय मूले है। तो आपको कंदीय मूल कौन सी है और कंदीय तना कौन सा है, तो कंदीय तना आलू है और कंदीय जो मूल है वो शकरकंद है, डेहनिया है और अगेर है। इसको आप किताब के अंदर देख लेना, सभी के डायग्राम दिए हुए हैं। तो ये हो गया जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। फिर देखेंगे पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का मतलब ये होता है कि पत्तियां जो होती है, जो लीफ होती है, लीफ जमीन में गिरने से नया पादप बन जाता है, उसको कहते हैं पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। जिसके अंदर सबसे पहले पत्थर चटाएगा, जिसको ब्रायोस्फील्म कहते हैं, पत्तियों के किनारे से नए पादप का निर्माण होता है। पत्तियों के जो किनारे होते हैं, जैसे ये पत्ती है, पत्ती के किनारे यहाँ से ये जमीन में गिरे और यहाँ से नया पादप विकसित हो जाए, तो ये हो जाएगा पत्थर चटा। और ये बिगोनिया, और बिगोनिया के अंदर पर्णवृंत से नए पादप का निर्माण होता है। और वृंत कौन सा है, ये वाला पार्ट पर्णवृंत है, और इससे ये नए पादप का निर्माण होता है, तो वो होता है बिगोनिया में। और पत्ती के सिरों से जिसका निर्माण होता है वो है पत्थर चट्टा। तो पत्थर चट्टा और बिगोनिया दो पत्तियों के अंदर याद रखना। 3 1 2 3 आप कंदीय मूल के अंदर याद रखना, शकरकंद, डेहनिया और एस्पेरेगस। और आपको जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन के अंदर नीम याद रखना, शीशम और चमेली। और इसके अंदर आपको ये याद रखना। ऐसे करके सभी आपको याद रखना पड़ेगा। बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। जिस चीज को लिखते हो उसको बार बार पढ़ो, सुबह पढ़ा, शाम को सोते वक्त पढ़ो, वापस मॉर्निंग में उठ के पढ़ो। फिर जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं बन जाती है। अभी ये पहले देखा था पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। ये जो पत्थर चट्टा है और बिगोनिया है, इसके अंदर पुष्प कलिकाएं बनती है और पुष्प कलिकाओं के द्वारा नया पादप का निर्माण होता है। लेकिन इसके अंदर जननांगों के अंदर पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं निकल जाती है। ये मान लो आपका तना है, इस तने से यहाँ से भी आपका पत्ती निकल गई, ठीक है, यहाँ से पत्ती निकल गई है, तो इस वाले भाग को कहते हैं पर्व संधि। और पर्व संधि यहाँ से यदि नया यदि पादप बन जाए तो वो है बिगोनिया के अंदर पर्णवृंत से कायिक जन्म। जिसके जमीन पर गिरने से पादप, नया पादप बनता है, तो उदाहरण है रामबास है और रतालू। दो उदाहरण याद रखना जिसके अंदर जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। ऐसे करके आपके 4 विधियां हैं, तनों द्वारा, जड़ द्वारा और पत्तियों द्वारा और जननांगों द्वारा। ये प्राकृतिक कायिक जनन के अंदर आएगा। आगे है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन का मतलब हो जाएगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये कौन सा प्रकार है भाई, अलैंगिक जनन का ही प्रकार है, ठीक है, कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन का मतलब ये हो जाएगा कि आप मानव के द्वारा जो विधियां विकसित की जाती है, जैसे आप तने को काटकर जमीन में गाड़ते हो, नया पादप बनाते हो, जड़ को काटकर जमीन में गाड़ते हो, नया पादप बनाते हो, ठीक है। तो ये जो सभी प्रकार की विधियां है वो कृत्रिम कायिक जनन क्या आएगी, अंदर आएगी। और कृत्रिम कायिक जनन की जो भी विधियां है वो हमारे उपयोग के लिए काम में ली जाती है। जैसे आपको ज्यादा पैदावार उत्पन्न करनी है, इसका मतलब यहाँ पे एक है, आपको ध्यान रखिए, मानव निर्मित विधियां, ये मानव के द्वारा निर्मित होती है, इसलिए इसको मानव निर्मित कायिक जनन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किया जाता है, इसका उपयोग वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, व्यवसाय के लिए किया जाने वाला जो जनन है वो कृत्रिम कायिक जनन। अब इसकी जो विधियां है कौन कौन सी है, इसकी मुख्य रूप से 3 विधियां आपको दिमाग में फिट रखनी है। कृत्रिम कायिक जनन की कितनी विधियां है, 3 विधियां। सबसे पहले कर्तन, कटिंग। कटिंग, अब कटिंग का मतलब क्या है, तना या जड़, इसके 2 प्रकार है, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। तना या स्तंभ को आपको काटकर जमीन में गाड़ना कर्तन कहलाता है, ठीक है। जैसे आप गन्ना जो होता है, गन्ने को क्या करते हो, ये मान लो गन्ने का तना है, ये गन्ना है, इसका तना, ये स्थान उसमें गांठें होती है, इस गांठों को क्या कहते हैं, पर्व संधियां। पर्व संधियां, पर्व संधियों से मान लो ये पर्व संधि, ये पर्व संधि, ये पर्व संधि, यहाँ से पर्व संधि को काटा और काटकर जमीन में गाड़ोगे तो नया पौधा बन जाएगा। और आप कृत्रिम रूप से कर रहे हो, इसलिए स्तंभ को काटकर जमीन में गाड़ना या जड़ को काटकर जमीन में गाड़ना, और जिससे नया पौधे का निर्माण होना कटिंग कहलाता है। अब कर्तन आपको समझ में आ गया होगा, 2 प्रकार का होगा, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन के लिए उदाहरण है गन्ना, अंगूर, गुलाब और बोगनवेलिया। 4 आपको याद रखने हैं, गन्ना, अंगूर, गुलाब और
बोगनवेलिया, बोगनवेलिया ये रेगिस्तान के अंदर पाया जाने वाला पौधा है। तो 4 याद रखें। मूल कर्तन का मतलब ये जड़ को काटकर जमीन में गाड़ना जिससे नया पौधा बन जाता है, मूल कर्तन कहलाता है। जिसके अंदर नींबू है, अमरूद है, सेब है और एक है, 3 आप याद रखना, ठीक है, नींबू, अमरूद और सेब, ये मूल कर्तन के अंदर आएंगे। उसके बाद फिर ऊपर पढ़ेंगे दाब लगाना, जिसको लैरिंग्स कहते हैं, दाब लगाना। और दाब लगाने का मतलब ये है, इसमें क्या होगा भाई, इसमें ये होता है कि इसको आप वायुदाब विधि, इसकी एक प्रकार है वायुदाब विधि और एक प्रकार इसका पीला दाब। इसका मतलब ये है कि इसका जो तना है, वायुदाब दाब लगाने का मतलब ये है कि जो तना होता है पौधे का, उस तने को किसी जमीन में गाड़ना, ठीक है, जमीन में गाड़कर उसको, उससे जब जड़ें निकल जाए तब उसको अलग कर देना, या अब उसको वायु की उपस्थिति में पानी देकर उससे जड़ें का उत्पन्न करना, ये कहलाता है दाब लगाना। इसकी पहली विधि जो है वो पीला दाब और दूसरी जो विधि है वो वायुदाब या बूटी। अभी मैं आपको दोनों को समझा दूंगा, वायुदाब विधि क्या होती है और पीला दाब क्या होती है। दोनों विधि आपको दाब दाब लगाना। और एक है रोपण, ग्राफ्टिंग, रोपण। अब रोपण का मतलब, रोपण मैंने पहले भी आपको बताया था, जब मैंने आपको पहला वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था रोपण 2 प्रकार का होता है। एक जूलॉजी में रोपण आता है, जूलॉजी में रोपण आता है जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है, रोपण। और वहां पर रोपण को पढ़ा था, जो भ्रूण होता है उसका मां के गर्भाशय में जाके, उसके गर्भाशय से जाके चिपकना, यहाँ स्थापित हो जाना, रोपण कहलाता है। और यहाँ पे रोपण का मतलब बोटनी में ये हो जाएगा ग्राफ्टिंग, जब जो भी तना है उस तने को काटकर जमीन में गाड़ना, ये भी हो सकता है, या एक तने को काटकर दूसरे तने के ऊपर जाके उसको लगा देना, क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। इसकी कितनी विधियां है, जीवारोपण है, फच्चर रोपण है, किरीट या मुकुट रोपण है और कलिका रोपण है। सभी विधियों को अपन बारी बारी से डिस्कस करेंगे, इसलिए मेरे साथ आप बने रहिए। अपन आगे अपन सबसे पहले देखते हैं कर्तन, आपको समझ में आ गया है, कर्तन कटिंग, किसी भी जड़ या तने को काटकर जमीन में गाड़कर उससे नए पौधे का निर्माण करना कटिंग कहलाता है। जिसमें स्तंभ और मूल कर्तन 2 प्रकार के आते हैं, जिसमें आप गन्ना ले लेना, गुलाब ले लेना, अमरूद, सेब, ये सभी इसके अंदर है। अब आगे अपन देखते हैं दाब लगाना, दाब लगाना, दाब लगाना जिसको कहते हैं लैरिंग्स, ठीक है, दाब लगाना। दाब लगाने का मतलब यह है कि जो पौधे का तना है उसको वायु की उपस्थिति में या वायु की अनुपस्थिति में उसके ऊपर कोई ऐसा भाग रख देते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये एक पौधा है, ये पौधा है और इसमें ये नीचे का भूमि के अंदर का भाग है, भूमि के अंदर का भाग, ये ऊपर वाला भाग है, इससे ये कोई शाखा निकल रही है और शाखा निकलकर ये वापस कहाँ जा रही है, जमीन में, जमीन में जा रही है। तो यहाँ का एक बड़ा सा पीला बना हुआ है, पीला यानी कि क्या बना हुआ है, बड़ा सा, मारवाड़ी इसको धोरा कहते हैं, पीला बना हुआ है। और इसमें से ये जो शाखा ये निकलकर इस पीले के अंदर जा रही है, पीले के अंदर जाकर अब पीले के अंदर जैसे जाएगी तो वापस से किसके संपर्क में आएगी, भूमि के। तो भूमि के अंदर क्या है, बोलो, जल है। तो जल के संपर्क में जैसे आएगी तो ये तना जो होगा इस तने के इस भाग से क्या निकल जाएगी, जड़ें निकल जाएगी। और कौन सी जड़ें, अपस्थानिक जड़ें निकल जाएगी। और जैसे जड़ें निकलेगी उसके बाद इस पार्ट को यहाँ से काट कर अलग कर दो, तो इससे क्या बन जाएगा, नया पौधा बन जाएगा। ये विधि कौन सी हो जाएगी, पीला विधि, पीला दाब विधि। तो ये हो जाएगी पीला दाब विधि। पीला दाब के नाम से स्पष्ट है, एक रेत के टीले के अंदर से तने को गुजारा जाता है, एक रेत के टीले के अंदर से तने को गुजारा जाता है। और जैसे उससे अपस्थानिक जड़ें निकल जाए तो उसको काट कर अलग कर दो और दूसरे स्थान पर जाकर लगा लो, पीला दाब विधि कहलाती है। तो पहली विधि होगी पीला दाब विधि, ठीक है, पीला दाब। अब जो दूसरी विधि है वो आपके है गुट्टी, दूसरी जो विधि है वो आपके है गुट्टी, जिसको वायुदाब कहते हैं, गुट्टी। दूसरी विधि है वो है गुट्टी, या इसको कहते हैं वायुदाब। अब वायुदाब इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको वायु की उपस्थिति के अंदर क्रिया करवाई जाती है। मान लो ये एक पौधा है, ये मैं आप पौधा बना रहा हूं, यहां से ये पौधा हो गया,
ये पौधा है एक, और ये इसका तना है। ये क्या है, इसका स्टेम है, तना है। इस तने को पूरा मैं पार्ट आपको बता देता हूं। ये तना है और तने के आगे पत्तियां निकलेगी। इसमें से ये पूरा तना क्या था, ये मैंने यहाँ से काटा है। क्या करना आपको, पूरे तने को यहाँ से इसके ऊपर का जो छिलका है उसको काट कर अलग कर देना है, और अलग करने के बाद इसके ऊपर क्या डालेंगे, रुई, और रुई के ऊपर आपको क्या लगा लेना है, मिट्टी, या इसके ऊपर क्या लगा लो, गोबर। ठीक है, मिट्टी या गोबर लगा लो। उसके बाद फिर इसके ऊपर क्या बांध दो, रस्सी बांध दो। क्या बांधनी है, रस्सी। ठीक है, और रस्सी बांधने के बाद अब ये भूमि के ऊपर वाले भाग के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको वायुदाब भी कहोगे। ठीक है, रस्सी बांधी, उसके बाद इसके ऊपर आपके ऊपर वाले तने के ऊपर यहाँ क्या लगाना है, एक मटका लगाना है, मटका। और मटके के अंदर क्या लेना है, पानी गिरेगा, और इसमें यहाँ पे आपको क्या करना है, एक छेद कर देना है। अब पानी के अंदर धीरे धीरे इस मट्टी में से टपक टपक पानी इस गुट्टी के ऊपर गिरेगा। इस संरचना को गुट्टी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गुट्टी कहते हैं। अब टपक टपक इसके ऊपर पानी आएगा, और ऐसी क्रिया आपको लगभग 4 से 7 सप्ताह तक करनी है। मतलब 1 महीने तक आपको ये क्रिया करनी है, और 1 महीने तक ये क्रिया करोगे तो आपका ये जो गुट्टी है, इस गुट्टी से यहाँ से क्या निकल जाएगी, जड़ें निकलेगी। और जैसे जड़ें निकल जाए तो यहाँ से इसको काट कर अलग कर दो, और इसको जाके जमीन पे क्या कर दो, रोपित कर दो, और इससे क्या बन जाएगा, नया पौधा बन जाएगा। तो इसको कहते हैं गुट्टी विधि या वायुदाब विधि। ध्यान रखना है, गुट्टी किसे कहते हैं, गुट्टी का मतलब क्या है कि तने का ऊपरी पार्ट है जिसको अधिचरण कहते हैं, उस अधिचरण को हटाकर उसके ऊपर रुई लगाकर, गोबर लगाकर उसको कस के बांध देना गुट्टी कहलाता है। फिर गुट्टी के ऊपर मटका लगा के इसके अंदर पानी आएगा, और 5 से 7 सप्ताह के बाद इसको आप देखोगे तो यहाँ से जड़ें निकलेगी, और जैसे जड़ें निकल जाए तो आप उसको जाके जमीन के अंदर रोपित कर देना, और इससे नया पौधा बन जाएगा। ये आपके है गुट्टी या वायुदाब विधि। अब अपन देखेंगे रोपण के बारे में। रोपण जो आपका पार्ट है उसके बारे में अपन देखेंगे कि भाई रोपण क्या है। आखिर आगे है भाई रोपण, ग्राफ्टिंग। रोपण के बारे में अपन देखते हैं। इस विधि में 2 अलग अलग पौधे, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। रोपण के अंदर 2 अलग अलग पौधों के हिस्सों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि संयुक्त होकर एक नए पादप का निर्माण करते हैं। अब अपन इसको देखते हैं। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 अलग अलग पौधे, एक नीचे वाला पौधा और एक ऊपर वाला पौधा, 2 पौधे लेते हैं। 2 अलग अलग पौधों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि संयुक्त होकर एक नए पादप का निर्माण करते हैं। ये अलग पौधा है, ये अलग पौधा है, ये नीचे का पौधा, ये ऊपर का पौधा। इस दोनों को मैंने यहाँ से मिला लिया। ठीक है, मिलाने के बाद एक ये नया पौधा बन गया। दोनों मिलकर एक नया पौधा बनेंगे, और आगे जाकर ऊपर वाले पौधे को कलम कहते हैं। ऊपर वाले पौधे को क्या कहते हैं, कलम, और नीचे वाले पौधे को क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं। अब एक होता है ऊपर वाला पौधा जो अच्छी किस्म के पादप का वह भाग जिसका रोपण किया जाता है। अब देखो ये जो है नीचे वाला भाग, इस पार्ट को कहते हैं पुराना पादप, और पुराने पादप का जो ऊपरी भाग है इस भाग को क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं। निम्न किस्म के पादप का वह भाग जिस पर रोपण किया जाता है। 2 शब्द ध्यान देने, कलम और रोपण। 2 यदि आपको समझ में आ गया तो रोपण की सभी विधियां आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगी। रोपण के अंदर कलम, कलम कौन सा पार्ट है, कलम हमेशा कहाँ होती है, ऊपर होती है। ठीक है, तो कलम ऊपर का पार्ट है। इस पौधे का ये वाला जो पार्ट है इसको कलम कहते हैं, और इसका ऊपरी पार्ट है इसको स्कंद कहते हैं। कलम और स्कंद को आपस में फिर मिला देते हैं, और मिलाने के बाद इसके ऊपर क्या बांध दोगे, रस्सी बांध देते हैं, और रस्सी बांधने के बाद फिर इससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। इस विधि को कहते हैं रोपण। इस विधि को क्या कहते हैं, रोपण। अब हमेशा ध्यान रखना, नीचे वाला स्कंद, ऊपर वाला कलम। अच्छी किस्म के पादप का वह भाग जिसका रोपण किया जाता है, जिसका आप रोपण कर रहे हो। अब देखो ऊपर वाला पार्ट है, इसी से तो आपको फल की प्राप्ति होगी। नीचे वाला तो जड़ वाला भाग है, ऊपर वाला पार्ट जो है उससे तने निकलेंगे। तो जिसका रोपण किया जाता है उसको कलम कहते हैं, और जिस पर रोपण किया जाता है उसको क्या कहता है, स्कंद कहते हैं। इसको सेक्शन कहते हैं, और इसको कहता है स्टॉक। 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखो, कृत्रिम कायिक जनन के अंदर जो रोपण है इसकी 4 विधियां हैं। कितनी विधियां आपको ध्यान रखनी है, 4 विधियां। बिल्कुल सिंपल है, आप इसके अंदर हल्का हल्का अंतर है, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जीवी रोपण या जीवारोपण। देखो इसके अंदर मैंने पहले बताया था, ये क्या है, कलम है, और ये क्या है,
स्कंद है, ऊपर वाला कलम नीचे वाला स्कंद। अब इसमें क्या करते हैं, इस दोनों की मोटाई समान होती है, ये और ये दोनों क्या है मोटाई में तो समान है, ये भी बराबर मोटा है, ये भी बराबर है, ठीक है, दोनों की मोटाई क्या होती है समान। और इसमें वी आकार का चीरा लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले नहीं, इस स्कंद के अंदर, ये नीचे वाला जो स्कंद है, इस स्कंद के अंदर वी आकार का चीरा, आप ये वी आकार दिख रहा है, स्कंद के अंदर क्या लगाते हैं, वी आकार का चीरा लगाते हैं। और चीरा लगाने के बाद इस पार्ट को इसके अंदर क्या कर दोगे, इसको पास लाओगे तो भी ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा। और फिट हो जाने के बाद इसको ऊपर से बांध दो, और बांध देने से फिर नया पादप बन जाता है। तो ये विधि कौन सी कहलाती है, जीबी या जीवारोपण। एक बार और देखो, इसमें समान मोटाई होती है दोनों की, कलम और स्कंद दोनों की मोटाई क्या होती है समान। इसमें स्कंद के अंदर वी आकार का चीरा लगाते हैं, नीचे वाला जो स्कंद है इसके अंदर वी आकार का चीरा लगाते हैं। और चीरे की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 5 से 8 सेंटीमीटर के बीच। फिर ये चीरा लगाने के बाद फिर दोनों को मिला देते हैं, फिर रस्सी से बांध देते हैं, और फिर इससे नया पौधा बन जाता है। जैसे इसको बांधोगे तो एक ऊपर वाले का नीचे वाले का एदा जो है, कैम्बियम जो है, ये आपस में संपर्क में आ जाएगा, और कैम्बियम के संपर्क में आने से ये ऊपर वाला पार्ट वृद्धि करना शुरू कर देगा। जैसे ये कैम्बियम आपस में संपर्क में आएगा तो कैम्बियम के संपर्क में आने से जो कोशिका होगी वो विभाजित होती रहेगी, और विभाजन के द्वारा पादप आगे से आगे क्या करता रहेगा, वृद्धि करता रहेगा। एदा क्या है, मैंने 11वीं क्लास के अंदर आपको बताया था, कैम्बियम, इसकी परिभाषा आपको कमेंट के अंदर इसका उत्तर देना है। फिर दूसरा जो पार्ट है वो है फच्चर रोपण। पहला हो गया जीबी या जीवारोपण, दूसरा फच्चर रोपण। इसमें व्यास जो होता है वो समान होता है, दोनों का व्यास क्या है, ये भी इतना है, ये भी इतना, दोनों का व्यास क्या होता है समान। इसमें स्कंद में वी आकार का चीरा लगाते हैं, देखो इसमें स्कंद में वी आकार का चीरा है, और इसमें स्कंद के अंदर भी क्या है, वी आकार का ही चीरा लगाते हैं। स्कंद में वी आकार का चीरा है, और कलम के अंदर कौन सा चीरा लगाते हैं, वेज के आकार का। ये क्या करते थे, इसको सीधा सीधा ये काट देते हैं, और फिर इसको इसके ऊपर क्या करते थे, फिर बांध देते हैं। फिर वही कैम्बियम संपर्क में आ जाएगा, और कैम्बियम के संपर्क में आने से कोशिका विभाजित करेगी, और फिर आगे से आगे क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो इसको क्या कहते हैं, फच्चर रोपण कहते हैं। बोलो, दोनों चीज समझ में आई। अंतर सिर्फ इतना है कि इसके अंदर समान मोटाई होती है, इसमें भी समान मोटाई होती है। इसमें ऊपर वाले पार्ट के अंदर जो है, अब हल्का सा अंतर ये है कि इसके अंदर ऊपर वाले में सीधा सीधा कट मारा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, 3 यहाँ से ये और ये इतना कट है। देखो इसमें वी ऐसा बन गया, उसके बाद फिर और ऐसा है, ठीक है, हल्का सा अंतर है, बाकी इतना अंतर नहीं है। फिर तीसरा जो प्रकार है वो किरीट या मुकुट रोपण। इसमें क्या करते हैं भाई, इसके अंदर नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला क्या होगा स्कंद, और इसके ऊपर क्या लगाते हैं, कलम लगा लेते हैं। मतलब स्कंद बहुत मोटा होता है, और उसके ऊपर क्या लगा लेते हैं, बहुत सारे कलम लगा लेते हैं, जिसको कहते हैं किरीट या मुकुट रोपण। अब मुकुट का मतलब क्या होता है, मुकुट का मतलब होता है, मुकुट के ऊपर, जैसे रावण के ऊपर मुकुट था, बहुत सारे उसके अंदर लगभग 10 सिर थे, और नीचे वाला धड़ तो एक ही था, मतलब स्कंद एक ही होता है, लेकिन स्कंद के ऊपर बहुत सारे क्या लगा लेते हैं, कलम लगा लेते हैं, या उसके ऊपर क्या लगा लेते हैं, कलम, जिससे नया पौधे बन जाते हैं। एक पौधा बनेगा, 2 3 ऐसे करके बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। तो इसको कहते हैं किरीट या मुकुट रोपण। इसमें स्कंद की मोटाई क्या होती है, कलम से कई गुना ज्यादा होती है। फिर कलिका रोपण। कलिका रोपण का मतलब क्या है, इसमें स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाते हैं। यहाँ पे टी आकार का चीरा लगाओगे, स्कंद की जो छाल है उसके अंदर टी आकार का चीरा लगा लोगे, फिर उस दोनों को आपस में क्या कर लेना है, टी आकार का चीरा लगा लेते हैं, जिस पर क्या करता है, कलिका को क्या करता है, रोपित करते हैं। इसमें स्कंद के अंदर टी आकार का चीरा लगाना है, फिर उसको कलिका को क्या कर देना, रोपित कर देना है। तो 4 प्रकार है ये रोपण के है, पहला जीबी, फिर फच्चर, फिर किरीट या मुकुट, और फिर है कलिका रोपण। 4 प्रकारों को आप आसानी से देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, और अपने दोस्तों यारों को शेयर करिए, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले। अब आगे अपन लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं कि लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो सबसे पहले इस संरचना को देखिए, ये किसकी संरचना है, पुष्प की। तो आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है वो पुष्पों द्वारा होता है। और आवर्तबीजी पादपों की सबसे बढ़िया विशेषता है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, पुष्प पाए जाते हैं। और जिसके अंदर आपको पुष्प दिख रहे हैं वो सभी क्या है, आवर्तबीजी पादप है। पुष्प क्या है, तो पुष्प एक रूपांतरित पर्व है।
पुष्प एक रूपांतरित पररोग है। रूपांतरित पररोग क्यों है? इसका कारण यह है कि ये जो पुष्प है यह कहीं न कहीं आगे चलकर जो आपका तना है, तने के ऊपर पत्तियां बनती है, पत्तियों के ऊपर फूल बनते हैं, तो ये जो है ये आगे चलकर कहीं न कहीं पौधे का रूपांतरित पार्ट है। पत्तियों से भी पुष्प का निर्माण हो सकता है, तो रूपांतरित पर्रो है। इसको पर्रो क्यों कहते हैं? तो पर्रो आपको ज्ञान रखना है। पर्रो किसे कहोगे? पर्रो का उत्तर आपको बताना है, मैंने आपको बताया हुआ है, कमेंट करके आपको बताना है। तो पुष्प एक रूपांतरित पर्रो है और आवर्तबीजी पार्कों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पों के द्वारा होता है। अब आप देखो इस पुष्प की संरचना को, इस पुष्प की संरचना को जब देखोगे तो ये पुष्प किसके ऊपर लगा रहेगा? बोलो, शाखा के ऊपर। किसके ऊपर लगा रहेगा? शाखा। इसको कहता है शाखा, या आप तना कह सकते हो, इसके तने के ऊपर लगा रहता है। जिसके ऊपर यहाँ लगा हुआ है इस पार्ट को कहते हैं, इस पार्ट को कहोगे पर्व संधि। ये पर्व संधि है। पर्व संधि के ऊपर यहाँ से लगा हुआ है, यहाँ से सहपत्र निकले रहते हैं, यहाँ से भी पत्तियां निकली रहती है। वो पत्तियां आगे चलकर पुष्प का निर्माण कर सकती है। तो यदि पत्तियां निकली है तो उसको सहपत्री कहते हैं, नहीं निकली है तो उसको असहपत्र कहते हैं। ये अपन ने 11वीं क्लास में देखा था। तो सबसे पहले पुष्प जो होता है वो किससे जुड़ा रहता है? शाखा से। और ये जो जुड़ा हुआ है इसके बीच का ये जो संरचना आपको दिख रही है, डंठलनुमा संरचना जो आपको दिख रही है, इस संरचना को क्या कहते हैं? बोलो, पुष्प वृंत। क्या कहते हैं? पुष्प वृंत। तो अब बताओ, पुष्प शाखा से किसके द्वारा जुड़ा रहता है? पुष्प वृंत के द्वारा। मतलब है पुष्प वृंत की परिभाषा आपको बता सकता हूं कि पुष्प का वह भाग, पुष्प का डंठलनुमा वह भाग जो पुष्प को शाखा से जोड़ने का काम करता है, पुष्प वृंत कहलाता है। पुष्प वृंत के समान पर्णवृंत भी होता है। तो ये पुष्प वृंत हो गया। पुष्प वृंत में सबसे पहले ही सबसे आगे जो पार्ट आता है उसको कहते हैं बाह्यदल। ये जो है ये क्या है? बाह्यदल है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाह्यदल। ये बाह्यदल है। बाह्यदल 1 और 2 दर्शाए हुए हैं और बाह्यदल अलग अलग कुल के अलग अलग संख्या में होता है। तो बाह्यदल सबसे बाहर के बाह्यदल होता है और बाह्यदल के जस्ट ऊपर जो होता है वो क्या होता है? दल। ये दल है, ये दल है, ये दल है। ठीक है, तो एक तो हो गया बाह्यदल और एक हो गया दल। अब यदि मैं पुष्प की बात करूं तो पुष्प के 2 चक्र होते हैं। एक होता है सहायक चक्र, सहायक चक्र, और सहायक चक्र के अंदर आता है बाह्यदल और दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है दल। दल और बाह्यदल दोनों सहायक चक्र है। ये बाह्यदल है और ये दल है, दोनों को सहायक चक्र कहता है। ये जनन के अंदर भाग नहीं लेते हैं, यह जनन के अंदर क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इसलिए इसको बाह्यदल, सहायक चक्र या गौण चक्र भी कहते हैं। अब देखो पुष्पासन, पुष्प जिसके ऊपर बैठता है, ये वाला जो पुष्प बैठा हुआ है जिसके ऊपर है इसको कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। अब देखो मैंने आपको बाह्यदल बता दिया, दल बता दिया, उसके बाद फिर आप देखो, फिर इस बीच वाली लंबी सी भी आप संरचना को देखोगे, यहां से लगाकर यहां तक की जो संरचना पूरी है, इस संरचना को कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? बोलो, जायांग। और जायांग पुष्प का मादा जनन अंग है। ठीक है, मादा जनन अंग यानी कि मादा युग्मक जो बनते हैं वो इसके अंदर बनते हैं। तो ये ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र है और फिर वर्तिकाग्र के बाद ये लंबी सी जो नली दिखती है वो वर्तिका है और ये वाला जो संरचना आपको दिख रही है, ये वाली संरचना जो है इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? ओवरीज कहता है। और अंडाशय जो होता है वो कई प्रकार का होता है, शुक्राणु हो सकता है, वित्ताणु हो सकता है। अपन ने ये देखा था 11वीं क्लास के अंदर। तो ये आपके वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? अंड बनाते हैं और ये आगे जाकर संरचना क्या बनाती है? जायांग, जो मादा जनन अंग है। तो ये हो गया तीसरा पार्ट जायांग। पहला पार्ट हो गया बाह्यदल, दूसरा पार्ट हो गया दल, तीसरा प्रकार हो गया अंडक या जायांग, और चौथा जो प्रकार आएगा वो आएगा ये वाली संरचना जिसको पुंकेसर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर। और 1 2 3 4 5 6 इसको सम्मिलित रूप से कहना है तो क्या कहोगे? बोलो, कमेंट करके आपको उत्तर देना है। इस सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। और पुंकेसर के भी 3 भाग हैं। जिस प्रकार से अंडक या जायांग के 3 भाग है, वर्तिका और अंडाशय, उसी तरह इसके भी 3 भाग हैं। ये पुंकेसर है, पुंकेसर।
और पुंकेसर बोलो कौन सा है? नर जनन अंग है, नर जनन अंग है, जिसके अंदर क्या बनते हैं? नर युग्मक बनते हैं, मेल यूनिटोकॉइड बनते हैं। किस प्रकार से बनता है वो अपन दूसरे यूनिट के अंदर देखेंगे। तो इसके पहला पार्ट है वो पूतंतु, ये लंबा सा डंठलनुमा संरचना पूतंतु है, और ये जो संरचना है ये नीचे वाला पार्ट है, ये अंडाशय से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? अंडाशय से जुड़ा रहता है पूतंतु। और ऊपर वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। और परागकोश के अंदर क्या होंगे? पराग कण होंगे, और पराग कण के अंदर ही, परागकण के अंदर ही क्या होता है? नर युग्मक होते हैं। तो ये आपके परागकण हो गए परागकोश के अंदर, और परागकोश और पूतंतु को जोड़ने के बीच की जो संरचना होती है उसको संयोजी या योजी कहते हैं, जो संयोजी ऊतक होता है। तो तीन प्रकार हो गए, परागकोश, संयोजी और पूतंतु। तीनों प्रकार के पुंकेसर के, पुंकेसर क्या है? नर जनन अंग है, ठीक है। परागकोश के अंदर क्या होता है? तो परागकण होते हैं। परागकण, ये जो परागकण है, इस परागकण परागकोश के अंदर होते हैं। ये परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं। परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचना, परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, ठीक है। ये परागण तीसरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, परागण क्या होता है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, पुंकेसर से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागण आप दो प्रकार का पढ़ोगे, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। स्वपरागण और परपरागण, इसका आप पूरा डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कोष्ठ के कितने प्रकार हो गए? दो। एक हो गया सहायक चक्र, जिसके अंदर बाह्य और दल आएगा। दूसरा प्रकार आएगा वो आएगा आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र, जिसको जनन चक्र कहते हैं, जनन चक्र, ठीक है। जनन चक्र के अंदर क्या आएगा? जायांग और पुंकेसर, पुंकेसर आएंगे। दो प्रकार आएंगे, जायांग और पुंकेसर। बताओ कोष्ठ के मुख्य रूप से कितने प्रकार होंगे? चार। सबसे पहले एक बाह्य दल, पुंकेसर और जायांग, चार प्रकार प्रत्येक कोष्ठ में होना जरूरी होता है। और यदि चार में से एक भी अब्सेंट है, चारों में से यदि एक भी अब्सेंट है तो उसको कहते हैं अपूर्ण कोष्ठ, ठीक है। इस चक्रों की उत्पत्ति के आधार पर कोष्ठ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण कोष्ठ, जिसके अंदर सभी प्रकार के यानी कि बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर सभी प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं पूर्ण कोष्ठ। जिसका उदाहरण है सरसों, मटर, आप देख लेना, 16 में से धतूरा देख लेना, ठीक है। आप अफीम देख लेना, ये जो है ये सभी प्रकार पूर्ण कोष्ठ के अंदर आएंगे। और अपूर्ण कोष्ठ के अंदर क्या आएगा? लौकी, पपीता और कुकर बिटेसी के अधिकांश पादप, कुकर बिटेसी के अधिकांश जो पादप होते हैं वो आपके अपूर्ण कोष्ठ के अंदर आएंगे, जिसके अंदर कहीं ना कहीं जो कोष्ठ होता है वो कैसा होता है? एक लिंगी होता है। कोष्ठ दो प्रकार का होता है, एक लिंगी और द्विलिंगी। ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे तीसरे यूनिट के अंदर। यहाँ आप इतना ही मैं बता देता हूँ, पूर्ण कोष्ठ और अपूर्ण कोष्ठ, इसके अंदर दो प्रकार के चक्र, सहायक चक्र, आवश्यक चक्र, ठीक है। अब और आप एक चीज और देखनी, यहाँ पे अपन ने पढ़ा हुआ वैसे ये जो कोष्ठ है, इस कोष्ठ के अंदर ये जो बीच वाली संरचना है, इसके अंदर इस संरचना को क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड। और बीजांड से किसका निर्माण होता है? बोलो भाई, बीज का। सीड जो बनते हैं, बीज जो बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं? बीजांड के द्वारा। और ये पूरी संरचना क्या कहलाती है? अंडाशय। और जैसे ये पूरा परिपक्व हो जाता है अंडाशय, तो इससे किसका निर्माण हो जाता है? फल का, ठीक है। और जिसका निर्माण अंडाशय से होता है उसको सत्य फल कहते हैं। ये भी अपन ने देखा था 11th क्लास के अंदर, अपने सिलेबस के अंदर था, यहाँ नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। परिपक्व अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ठीक है। और इस अंडाशय के अंदर क्या होगा? बीजांड। और बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। बीजांड से बीज का निर्माण हो जाएगा, इसके ऊपर क्या बन जाएगा? फल बन जाएगा। ऐसे करके ये आपके जो टॉपिक है वो है लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन का मुख्य जो पार्ट है वो है आपके कोष्ठ की संरचना। मैंने आपको बता दी, गत साल प्रश्न आया था बायोलॉजी के अंदर, 1 नंबर का प्रश्न, कोष्ठ का नामक चित्र बनाइए। तो इसमें से जो भी 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं, अभी अपन ने देखा था कायिक जनन के बारे में, कायिक जनन के कंद, प्रकंद, उसके उदाहरण देखे थे, जड़ों द्वारा किसके अंदर होता है, ठीक है। सभी प्रकार के उदाहरण आपको याद रखने हैं, कहीं से भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, सिंपल आएगा। इस पार्ट में से आप 1 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलते हैं। आज के लिए इतना ही खूब। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों यारों को शेयर करें।